Hello, my dear friends. Welcome to our channel Be Nice for Better Life जीके स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय शासन व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। ये प्रश्न बीपीएससी, एसएससी, एसएससी सीजीएल इत्यादि और भी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से या अदर स्टेट की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन प्रश्नों को अंत तक देखेंगे और याद कर लेंगे। हमारे इस चैनल पे जितने भी प्रश्नों की अपलोडेड सीरीज है वे सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्न हैं, तो सभी वीडियो को बारी बारी से देखना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत 360 में बताता है वित्तीय आपात की घोषणा के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मिनिमम एज जो है सो कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 35 वर्ष। 35 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये मैक्सिमम 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। मैक्सिमम मतलब अधिकतम। अगला प्रश्न है यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है। यदि कोई प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। यानी कि जब कोई प्रधानमंत्री या फिर कोई मंत्री जिनको बनाया जाता है और वो सदन के सदस्य नहीं रहते हैं तो वो कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना उनको आवश्यक है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 6 माह। 6 माह के अंदर जो है सो उनको संसद का सदस्य बनना आवश्यक है, अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य न हो तो। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रपति ही भारतीय सेनाओं जैसे कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। हमारा अगला प्रश्न है अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। अब तक यानी कि संविधान जब से बना है तब से अब तक उद्देशिका या प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 बार। और इसी संशोधन में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राज्य की अखंडता ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन में 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। उन 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के संयुक्त बैठक यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है एक साथ बैठते हैं, तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न है संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 है, जो 11 है सॉरी, जो कि पहले 10 हुआ करती थी। जब संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 हुआ करती थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया, जो कि आपको देखने मिलेगा अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में इसको सूचीबद्ध किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद जो है सभी मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं।
इस प्रश्न का उत्तर होगा लोकसभा। इस प्रश्न का उत्तर होगा लोकसभा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? भारत के नागरिकों को प्राण और मतलब जीवन और उसके दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्रावधान है भारत के नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का। हमारा अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? वयस्क मताधिकार जो कि पहले 21 वर्ष आयु सीमा थी, लेकिन उसको घटा करके जो है सो 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये पूछ रहा है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में संविधान संशोधन हुआ था 61वां। उसके अंतर्गत वोटिंग देने की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? जो संविधान संशोधन अधिनियम है 52वां वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये दल बदल के कानून से संबंधित होता है। दल बदल के कानून से संबंधित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? मतलब कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, या फिर इसे कहे दूसरे शब्दों में द हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को जो है सो संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? भारत में सबसे ऊपर या सर्वोच्च कौन है? तो ये संविधान है जो कि सबसे सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य भूमिका में थे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है दोस्तों, तो उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं? तो हम देखते हैं कि संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, और फिर राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब विधानसभा में सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही करते हैं। जो नहीं करता है वो विधान परिषद के सदस्य जो है सो उसमें वोटिंग नहीं करते हैं। ये तीन ही लोग जो है सो वोटिंग करते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य। हमारा अगला प्रश्न है 20, कहता है हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो ये 1954 में दिया गया था। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। ये प्रश्न कई बार बहुत सारे परीक्षा में आ चुके हैं, तो इसे भूलेंगे नहीं, बहुत अच्छी तरह से जो है सो बाय हार्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? संसद में जब सत्र होती है तो 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 6 महीने के अंदर फिर दूसरा जो है सो हो जाना चाहिए बैठक या सत्र। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? मतलब मिनिमम जो है सो 1 साल में 2 बार तो होना आवश्यक ही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 बार। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या
जो अभी तक लिमिट है वो है 552, यानी कि 552 सदस्य अभी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 252 हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? जब संविधान सभा बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को, तो उसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम लोग सर BN राव के नाम से भी जानते हैं। सर BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, ये जो थे संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? जो संविधान में जो प्रस्तावना है, ठीक है, तो वो प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की बहुत सारी समितियां होती थी, जिसे ऊपर में प्रस्तावना प्रारूप समिति देखे थे, प्रारूप समिति देखे थे, तो अब ये शक्ति समिति के बारे में कह रहा है, संघीय शक्ति समिति के इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उसमें जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी समितियां थी, तो उसमें निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? संविधान के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? जो हमारा फ्लैग है तिरंगा, उसका डिजाइन किसने तैयार किया गया, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये थे पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया इनका नाम आप बाय हार्ट कर लेंगे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था तो उसे लिखने में, बनाने में या फिर निर्माण करने में कितना समय लगा था? तो इसे पूरे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे इसको पूरी तरह तैयार करने में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये हमारे इंडिया यानी कि भारत का ही सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? नेचर पूछ रहा है भारतीय संविधान की प्रकृति। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी कि अंशतः जो है सो कठोर है और अंशतः जो है सो ये लचीला भी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जिसमें कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 324 है जिसमें कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों संविधान में इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया का, हमारे देश का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति ही होता है। भारत के राष्ट्रपति जो है वो देश के पहले नागरिक होते हैं या पहले नागरिक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जानने के लिए भी है।
जनरल नॉलेज अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, संसद में महाभियोग की प्रक्रिया एक होती है, इसे मैं डिटेल में बताऊंगा किसी वीडियो में कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, पूरी तरह बताऊंगा महाभियोग क्या होता है, उसकी प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं। अभी हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 61 में दी गई है। जो भी दोस्तों अनुच्छेद है वो आप काइंडली जो है सो याद करते चलेंगे, क्योंकि आजकल ट्रेंड में भी है अनुच्छेद, और पहले भी हालांकि ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं अनुच्छेद से संबंधित, और ये सब जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? दोस्तों, जैसा मैंने बताया था उस समय कि लोकसभा के संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और बिहार के विधानसभा के सदस्य लेते हैं और विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेते हैं। वही प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 123 है। यह अनुच्छेद 123 है जो कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? यानी कि राष्ट्रपति अगर कोई अध्यादेश दे देते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है, तो जो संसद का सत्र शुरू होता है, तो सत्र शुरू होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? मतलब अगर सत्र शुरू हो गया तो कितने दिनों तक वो वैलिड रहेगा और उसको जो है सो सत्र में रख देना चाहिए? तो ये प्रश्न इसका उत्तर होगा 6 सप्ताह के अंदर। इस प्रश्न का उत्तर होगा 6 सप्ताह के अंदर। दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, 6 सप्ताह, 6 महीने नहीं कह रहा है, ये 6 सप्ताह कह रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है ये कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? दोस्तों, यहाँ मैं आपको नोटिस करना चाहूँगा कि एंग्लो इंडियन जो समुदाय थी उसे जो है सो इन 2 सदस्यों को लोकसभा में ऐसे 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था, लेकिन अब इस अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन जो समुदाय को जो है सो मनोनीत अब नहीं किया जाता है। हालांकि इसका डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही करेंट का जो है सो मामला है, प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? मतलब वैसे राष्ट्रपति हमारे भारत देश के जो निर्विरोध चुने गए थे तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। ये व्यक्ति थे या राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। हमारा अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है कि कौन है या कौन थी? तो इनका नाम होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है सो ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और दिल्ली की भी जो है सो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो दोस्तों, आज यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।